जो एलटी का डिटेल क्लास थी उस पर जाकर आप देख सकते हैं। इसकी क्लास पढ़ी थी संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। और अब हम लोग पढ़ेंगे एक मोस्ट चीज है, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड है आपका। क्रिप्स मिशन, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, याद रखिएगा नाम इनका, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। 1942 में ये भारत आता है, इसकी डेट याद रखा करिए। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स क्रिप्स मिशन था। और ये क्रिप्स मिशन आपका, क्या बात है, आज तो बड़े कम लोग आए हैं, लगता है कुछ लोग रेस्ट कर रहे हैं ना, या फिर उन तक अभी क्लास पहुंची नहीं है। और पहुंच जाएगी तो जरूर आएंगे वो सब लोग। चलिए, इंतजार तो नहीं कर सकते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं सेशन। और जैसे लोग जुड़ते जाएंगे वैसे ही हम लोग आगे अपना डिस्कशन जारी रखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ समझिए, स्टैनफोर्ड क्रिप्स आए आपके क्रिप्स मिशन लेकर के। द्वितीय विश्व युद्ध की मैंने आपको चर्चा की थी, 1939 से 1945 तक आपका द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही आपका क्रिप्स मिशन भारत आता है। 27 मार्च याद रखिएगा, 27 मार्च 1942 को आपके कहाँ भारत आता है। जब भारत आता है तो भारत आने के बाद एक संविधान के निर्माण की प्रक्रिया की बात करता है। और ये बात करता है संविधान सभा की, याद रखिएगा संविधान सभा भी हम लोग पढ़ेंगे। क्रिप्स मिशन संविधान सभा के निर्माण की चर्चा करता है। एक सदस्य था, याद रखिए, यही इसके अध्यक्ष थे। और क्रिप्स मिशन एक सदस्य था और यही क्रिप्स स्टैनफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। 1942 में भारत आता है और संविधान सभा की बात करता है। लेकिन इसमें मुस्लिम लीग के द्वारा जो एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की जाती है उसको क्या करता है, ये स्वीकार नहीं करता है। इसीलिए एक राष्ट्र की बात करने के बाद और साथ ही साथ महात्मा गांधी जी भी इस मिशन को क्या कहते हैं, पोस्ट डेटेड चेक। इस जो मिशन है इसमें जो बात की गई थी, इन्होंने कहा कि औपनिवेशिक स्वराज्य है हमारा और उसी के माध्यम से क्रिप्स मिशन आया है। ये कुछ करने वाले नहीं है खास तौर पर, क्योंकि ये अंग्रेजों की एक चाल है। हम सब लोग सिर्फ क्या करें, एक मिशन बना दें, अंग्रेज लोग जाएं और इसकी चर्चा करें, कुछ होगा नहीं। लेकिन महात्मा गांधी जी और साथ ही साथ मुस्लिम लीग के सदस्यों द्वारा इसका विरोध करने के बाद ये क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। एक सदस्य था, बेचारा अकेला आया था। और अकेले आदमी को जानते हैं कितना प्रेशर रहता है, कहीं ऐसा ना हो कोई मार वार दे, है ना। ये भी सब चीज़ें होती हैं। और ऐसा तो नहीं हो सकता था जल्दी, क्योंकि ये क्रिप्स थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, और वहाँ से भेजे गए थे। तो समझ सकते हैं आप, जब आपके इंग्लैंड से भेजे गए हैं, ब्रिटेन से भेजे गए हैं, तो उनका क्या है, एक पावर है। लेकिन एक सदस्य और साथ ही साथ इनके जो प्रस्ताव थे वो भारत के नेताओं द्वारा और मुस्लिम लीग द्वारा नहीं माने जाते हैं। और इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट आता है बेबेल मिशन। 1945 में, याद रखिएगा, बेबेल मिशन आता है आपका 1945। और ये बेबेल मिशन यानी लॉर्ड बेबेल, याद रखिएगा, भारत के तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड बेबेल, इन्हीं के समय में आया था लॉर्ड बेबेल। बेबेल मिशन जिसको कहा जाता है। और इन्होंने एक योजना प्रस्तुत की। उस योजना के माध्यम से इन्होंने बताया कि जो द्वितीय वर्ल्ड वार यानी सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो जाएगा, उसके बाद भारतीयों को एक संविधान बनाने के लिए हम लोग तैयार करेंगे। और एक कार्यकारिणी परिषद होगी जिसमें साथ ही साथ सवर्ण हिंदुओं और मुस्लिमों, देखिए याद रखिएगा यहाँ पर सवर्ण हिंदू ये सब क्या है, बंटवारे के बीच, और मुस्लिम, इन सब के लिए हम लोग प्रतिनिधित्व की बात करेंगे। ये कहता है आपका लॉर्ड बेबेल मिशन। लेकिन इस लॉर्ड बेबेल मिशन में भी कुछ डिस्प्यूटिंग थी। और कांग्रेस तो अपना थी ही कि स्वतंत्रता की बात करें, लेकिन साथ ही साथ इसमें एक नई चीज जुड़ जाती है कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान के, याद रखिएगा, पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर के मुस्लिम लीग मुखर थी। और ये मुस्लिम लीग की मैंने चर्चा की थी आप लोगों से। जो मुस्लिम लीग थी आपकी 1906 में इसकी स्थापना होती है और ये पाकिस्तान के बंटवारे के लिए सबसे महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाती है। लॉर्ड बेबेल 1945 में एक मिशन लेकर के आते हैं और यहीं से फिर भारत के वायसराय भी रहते हैं। मुस्लिम लीग का कहना था कि हमको अलग पाकिस्तान चाहिए, और हिंदुओं का जो कहना था वो था कि हम क्या करें, एक स्वतंत्र राष्ट्र की परिकल्पना करें और स्वतंत्र राष्ट्र हमारा भारत घोषित हो। लेकिन ये दोनों के दोनों मिशन क्या है, फिर ये सफल नहीं हो पाते हैं, है ना। शिमला सम्मेलन, याद रखिएगा, आगे आपका शिमला समझौता आएगा। देखिए ये एग्जाम में आने वाले पॉइंट हैं, है ना, हवा हवाई कोई पॉइंट नहीं है, आप याद रखिएगा। आही आसी वेरी वेरी गुड इवनिंग। अंजलि विमल यादव वेरी वेरी गुड इवनिंग। बिल्कुल
शिमला समझौता हम लोग समझें तो बेबेल योजना के बाद आपका शिमला समझौता होता है 25 जून 1945 को। लेकिन शिमला समझौता, आप शिमला जानते हैं कहाँ पर पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में, और यहीं पर सर्वदलीय बैठक होती है। मुस्लिम लीग द्वारा एक शर्त रखी गई कि जो मुस्लिम लीग है वो अपने मुस्लिम सदस्यों का चयन स्वयं करेगी, है ना। लेकिन उसका कारण क्या था, ये सर्वदलीय बैठक हुई, इसमें 22 लोगों ने हिस्सा लिया, है ना, 22 लोगों ने हिस्सा लिया, और ये क्या हुई, सर्वदलीय थी। यानी इसमें बहुत सारे दलों के नेताओं को इकट्ठा किया गया कि भैया मान जाइए, हम लोग भारत को एक स्वतंत्र कर देते हैं, ऐसी संविधान सभा बना लीजिए, ऐसा कर लीजिए। लेकिन ये वही बात थी कि जो मुस्लिम लीग था उसकी एक अड़ियल रवैये की वजह से, उसके अपने एक विशेष प्रकार के पाकिस्तान को मांग लेकर के जो मांग शुरू की, उसको लेकर के वो किसी समझौते को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, शिमला समझौता को भी असफल कर दिया। देखिए ये सभी के सभी क्या हैं, आपके असफल होते गए। और असफल का कारण आप अच्छे से जानते हैं, चाहे आप हो चाहे अदर कोई इंसान, उस पर भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। असफल होने का मतलब है कि जो उसने प्रयास किया है वो या तो सफल प्रयास नहीं है, या फिर दो चीजें इसमें हो सकती हैं, ये सफलता में आती है, और किसी चीज को बाध्य करना है तो वहां आप असफल हो जाएंगे, और साथ ही साथ या फिर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो उस चीज को लेकर के अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है। तो ये वही पाकिस्तान में मुस्लिम लीग था, पाकिस्तान की मांग और मुस्लिम लीग की अपनी एक विशेष पेशकश की वजह से ये असफल हो जाता है। और फाइनली ये फिर आता है आपका कैबिनेट मिशन। ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन आप जानते हैं ये कब आया था, 1946 में। याद रखिएगा 1946 में ये भारत आता है कैबिनेट मिशन। और ये कैबिनेट मिशन वही संविधान सभा की नींव रखते हैं। साथ ही साथ 1946 में ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन होता है। याद रखिएगा ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन की वजह से जो नई पार्टी आती है, सत्ता परिवर्तन, ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन होता है, और उस कंडीशन में फिर वहां पर क्या होता है, क्या बात है भाई, बड़ा टेढ़ा पेन चल रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। सत्ता परिवर्तन के बाद क्या होगा, वहां पर एक नई पार्टी आ गई, लेबर पार्टी की सरकार। क्लीमेंट एटली यहाँ के पीएम बनते हैं, क्लीमेंट एटली, और लेबर पार्टी। अब लेबर पार्टी का मतलब ये नहीं है ना कि ये मजदूरों की पार्टी है, इसका नाम रखा गया होगा वहां के समय के हिसाब से। तो ये लेबर पार्टी द्वारा क्लीमेंट एटली की जो सरकार बनती है, उसमें ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल की सरकार क्या होती है, चली जाती है। और फिर क्लीमेंट एटली जब बनते हैं तो वो एक हाई लेवल की एक कमेटी बनाते हैं, और उसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन। 1946 में इसको भारत आता है ये। और इसके द्वारा भारत में जो मोस्टली चीजें की गई वही आपके संविधान सभा की बात करेगा, है ना। इसकी जो बातें थी वो ज्यादातर सक्सेस हो जाती हैं, संविधान सभा इसी के द्वारा बनेगी। और संविधान सभा के साथ साथ कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय था, याद रखिएगा 3 सदस्यीय, है ना, 3 सदस्यीय था। यहाँ पर एक एक सदस्य का नाम हम लोग देखेंगे। 3 सदस्य में आपका कौन कौन से सदस्य हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आपके सदस्य हैं 3 सदस्य, कौन कौन से, सबसे पहले तो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, स्टैनफोर्ड क्रिप्स याद रखिएगा पहले व्यक्ति। दूसरे व्यक्ति एलेक्जेंडर, बस आप ऐसे याद रख लिया करिए, पूरा नाम याद हो या ना हो, है ना। और पेंथिक लॉरेंस, पेंथिक लॉरेंस, ये 3 व्यक्ति थे। इनको क्या किया गया, कैबिनेट मिशन भेजा गया, और पेंथिक लॉरेंस यही इसके हेड बना दिए गए। क्योंकि क्रिप्स मिशन तो स्टैनफोर्ड क्रिप्स लेकर आए थे, वो सक्सेस नहीं हुआ, और उसको ध्यान में रखते हुए फिर ब्रिटेन की गवर्नमेंट द्वारा पेंथिक लॉरेंस को कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन स्टैनफोर्ड क्रिप्स को फिर से उस समिति में शामिल किया गया, ताकि जो असफलता हाथ लगी थी उसके बाद कुछ चीज़ों में संशोधन करके हम लोग कैबिनेट मिशन के माध्यम से भारत को क्या करें, एक डोमिनियन स्टेट के रूप में, और साथ ही साथ संविधान सभा के गठन को लेकर के बात की जाए। और ये यहीं से बात शुरू होती है आपकी। ये सब चीज़ें पॉइंट आपने समझे, क्रिप्स, बेबेल, शिमला और कैबिनेट, ये तीनों चारों की मैंने डेट आपको बता दी। यहाँ पर कैबिनेट मिशन की बात हो गई आपकी। और कैबिनेट मिशन ने क्या प्रस्ताव रखा, इसने रखा कि जो आपका भारत का संघ है, संजय वर्मा वेरी वेरी गुड इवनिंग, मोनिका रानी वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्लासेस में
कैबिनेट मिशन बहुत ज़्यादा पढ़ना है आपको, जब भी मैं चर्चा करूं तो आप 1946 इसकी डेट याद रखिए। 3 सदस्यीय, एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है। स्टैनफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पेंथिक लॉरेंस, ये 3 नाम आपके हैं, आप याद रखा करिए। यदि मैं जो मुंह से बोल रहा हूँ आप सुन लें तो अच्छी बात है, यदि लिखने में कुछ 19-20 होता है या फिर थोड़ा बहुत डिस्प्यूटिंग तो वो पेन का काम है ना। यदि बोर्ड होता है डिजिटल तो उस पर बहुत अच्छे से लिख पाते हैं, इस पर थोड़ा बहुत लिखने में प्रॉब्लम होती है, बट कोई बात नहीं, हम लोग जो बोल रहे हैं उसको आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे आई होप। संविधान सभा की ओर लिए बात करता है और साथ ही साथ ये भारत की संविधान सभा की एक रूपरेखा भी देता है ना। यहाँ पर रूपरेखा भी हम लोग देखेंगे और उस रूपरेखा के दौरान एक नई चीज आती है। देखिए, अंतरिम सरकार तो आपकी आएगी ही, माउंटबेटन योजना भी आएगी। यहाँ पर चंद्रेश कुमार, वेरी वेरी गुड इवनिंग चंद्रेश जी। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली यानी संविधान सभा आपकी, थोड़ा सा यहाँ पर पेन का जो ये यहाँ पर आपकी जो संविधान सभा है, ये इसकी बात कौन कर दिया आपका? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन ने इसकी बात की थी और 1946 में जब संविधान सभा की चर्चा हो तो उन्होंने पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया। उन्होंने बताया कि संविधान सभा कैसी होगी। देखिए, बंटवारे से पहले की बात की जाए तो 389 सदस्य थे और उसमें से भारत के 299 लोग बंटवारे के बाद बचेंगे, यानी 1947 के बाद की ये स्थिति है और ये उसी समय 1946 की स्थिति है। यानी 389 जो सदस्य थे वो आपके बंटवारे के समय थे और 299 सदस्य आपके जब पाकिस्तान एक नया देश के रूप में निकल के आया तब उस समय ये सदस्य संख्या 299 हो गई। अब इस 299 में यहाँ पर आंकड़ा हम लोग देख सकते हैं, 299 आपके इलेक्टेड मेंबर थे, 70 लोग नॉमिनेटेड थे, जिनमें आपके ओवरऑल महिलाओं की संख्या 15 थी। ये प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए। एग्जाम में ये प्रश्न आपका पक्का पूछा जाता है कि कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 15 थी। अनुसूचित जाति के ओवरऑल सदस्यों की संख्या 26 थी और अनुसूचित जनजाति की 30। आज देखिए संविधान में आपके जो सदस्य हैं उसमें 33 सदस्य, देखिए 33 सदस्य हैं। हम लोग अभी लोकसभा और राज्यसभा में देखें, आज के समय में इतनी डेवलप्ड इंडिया है और डेवलप हमारा इतना ज़्यादा समाज हो गया है, फिर भी कितने अनुसूचित जाति के सदस्य शामिल नहीं होंगे, लेकिन उस समय संविधान सभा में इनको बहुत ज़्यादा वरीयता दी गई थी। आप लोग यहाँ से इनके नंबर से समझ सकते हैं, है ना। फिर भी आगे समझते हैं हम लोग। तो ओवरऑल एक कंस्टिट्यूट असेंबली आपकी बनकर के उन्होंने दी थी कि आप इस प्रकार से कुछ आपकी असेंबली बनेगी। इसमें क्या होगा, आप प्रत्यक्ष चुनाव होंगे, यानी संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा होगी और इनके जो चुनाव होंगे वो अप्रत्यक्ष होंगे। ऐसा नहीं है कहीं वोटिंग होगी, है ना, बिना वोटिंग के। प्रिया सिंह, वेरी वेरी गुड इवनिंग। बिना वोटिंग के यानी अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से इलेक्शन होगा लोगों का और ये जो सदस्य हैं आपके ये क्या करेंगे, फिर संविधान के बनाने की प्रक्रिया में अपना क्या करेंगे, योगदान देंगे और साथ ही साथ भारत के लिए एक बेहतर संविधान की कल्पना करेंगे। यहाँ से हम लोग देखें तो यहाँ बहुत सारी समितियां बनी, लेकिन उसके बाद एक चीज आती है अंतरिम सरकार। देखिए उसी समय की बात है, ये जून 1946 की बात थी। मैंने बताया आपका कैबिनेट मिशन आने के बाद संविधान सभा के गठन की बात शुरू हुई। फिर आपके अंतरिम सरकार की बात आती। भाई देखिए गवर्नमेंट कैसे बनेगी, उससे पहले एक ऐसी गवर्नमेंट बना दी जाए जो देश के सिस्टम को और उस दौरान जो सिस्टम में अपने चेंजेस आ रहे हैं उसके दौरान देख रेख कर सके। अतुल सागर, वेरी वेरी गुड इवनिंग। देखिए जब भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश से स्वतंत्र गणराज्य बनेगा तो उस दौरान परिवर्तन काल के दौरान उसकी देखरेख के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, ये डेट आप याद रखेंगे, अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946, बिल्कुल याद रखिएगा, 2 सितंबर 1946 ये डेट अंतरिम सरकार के गठन की है। ये एग्जाम में पूछा गया है और उस अंतरिम सरकार में आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं। बिल्कुल डेली 5 PM पर क्लास होती है और फ्री ऑफ कॉस्ट, और क्लासेस को डेली पढ़िए और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से फ्री PDF भी इसका मिलेगा, है ना। बिल्कुल आनंद लीजिए, पूरी क्लास अंत तक देखिए, जरूर आपको कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन मिलेगी और संविधान में आपकी एक शानदार पकड़ होने वाली है। रीना तोमर, वेरी वेरी गुड इवनिंग। पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार का गठन कर दिए, उसके बाद अंतरिम सरकार आपकी 15 अगस्त 1947 तक चलेगी, यानी जब तक हमारा देश एक संक्रमण की अवस्था यानी परिवर्तन की अवस्था से गुजर रहा है उस समय
जी इंदू जी बिल्कुल, आप बाद में क्लास पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, मौसम बहुत खराब चल रहा है ना। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हो गया और भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, ये तब तक आपकी अंतरिम सरकार बनी रही, है ना। यानी 2 सितंबर 1946 से इसकी स्थापना होती है और 15 अगस्त 1947 तक ये आपका अंतरिम सरकार चलती है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा आप, जवाहरलाल नेहरू इसके क्या थे, मेन थे। और साथ ही साथ फिर इसमें 13 लोगों की 13 सदस्य था, ये 13 लोग थे, जिसमें 1+12 यानी जवाहरलाल नेहरू, JLN जवाहरलाल नेहरू और अदर 12 लोग थे। कुल मिलाकर 13 लोगों की एक अंतरिम सरकार थी, देश के सिस्टम को चलाने की एक व्यवस्था होती अंतरिम सरकार, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अंतरिम सरकार से पहले और चीजें आपकी आए। अंतरिम सरकार बन गई और 1947 यानी 15 अगस्त 1947 एक टाइम भी रख दिया गया कि तब तक हम लोग क्या करेंगे, अंतरिम सरकार चलाएंगे। तो उस दौरान एक योजना आती है, इसका नाम बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, आप याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ये भारत के वायसराय बन के आते हैं, अंतिम वायसराय हैं स्वतंत्र भारत से, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय, और साथ ही साथ भारत के विभाजन के लिए एक मुख्य भूमिका ये निभाते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाएगा, ये माउंटबेटन योजना है, पूरी की पूरी आप पढ़िए, माउंटबेटन प्लान इसको बोलते हैं। और ये माउंटबेटन प्लान आपका कब आता है, आप बताइए कब आएगा। माउंटबेटन प्लान एक ऐसी चीज है जिसको आप लोग समझेंगे तो 3, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आता है, 3 जून 1947 डेट याद रखिए। और उसमें ये बात करता है कि भारत को, भारत और पाकिस्तान दो क्या करेंगे, 2 डोमिनियन स्टेट में आपका बांट दिया जाएगा। बंगाल और पंजाब का विभाजन किया जाएगा, उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया जाएगा। ये यानी इसके क्या थे, एक मिनट आप लोग रुकेंगे सब लोग। प्रवीण सर हमारे पता नहीं कहाँ गए, एक लोग याद कर रहे हैं प्रवीण सर को। पाकिस्तान के लिए संविधान निर्माण हेतु एक पृथक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, यानी भारत की अपनी अलग संविधान सभा होगी और पाकिस्तान की अपनी अलग संविधान सभा होगी। साथ ही साथ इसमें रियासतों को एक छूट होगी कि वे पाकिस्तान या भारत में से कहीं पर भी सम्मिलित हो सकते हैं या फिर खुद स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर सकते हैं। जैसा कि आपकी जो 565 रियासतें थी, 565 जो रियासतें थी उनमें से 562 तो भारत में मिल गए थे और बाकी के बचे हुए 3 नवाब, है ना, जूनागढ़, हैदराबाद और आपका क्या जम्मू एंड कश्मीर, ये बाद में क्या होते हैं, विवाद में आ जाते हैं। भारत और पाकिस्तान में सत्ता हस्तांतरण 15 अगस्त 1947 का दिन नियत किया गया है। और साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को जुलाई 1947 में पारित कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ ये सभी के सभी जो प्रावधान है इन्हीं को कहते हैं माउंटबेटन योजना। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आता है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है। भारत में ओवरऑल जब स्वतंत्र हुआ उस समय 565 रियासतें थी। उसके बाद 562 ने अपना क्या किया, भारत के साथ विलय कर लिया, जैसा कि इसमें दिया गया रियासतों को छूट देने के लिए। और उसके बाद 3 जो रियासतें थी आपको वो अलग अलग प्रक्रिया के माध्यम से भारत की जो गवर्नमेंट है उसके विभिन्न प्रकार के एक्शन के माध्यम से भारत जो राष्ट्र है, भारत राज्य है, भारत देश में शामिल हुई। यहाँ याद रखिएगा माउंटबेटन योजना आपकी ये थी। और यहाँ पर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का एक चित्र है, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। और उसके बाद फिर आपकी एक संविधान सभा की रूपरेखा तैयार होती है, क्योंकि अब क्या हुआ, यहाँ पर बंटवारा हो गया। उससे पहले भी हमारी संविधान सभा काम कर रही थी, याद रखिएगा, है ना। ये अंतरिम सरकार थी, ये संविधान सभा, ये असेंबली मैंने आपको बता दी। और उसके बाद है आपका एक कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन के बाद संविधान सभा, और संविधान सभा के बीच में ही जब देश आज़ाद होने लगा तो 15 अगस्त 1947 को माउंटबेटन प्लान आया। उसके बाद आपका यहाँ पर आप देखें तो बहुत सारी सभा और समितियां बनी। ये आपका पूरा संविधान सभा है, आप लोगों को देख लिया। इसमें क्या हुआ, अब अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई, उनको अलग अलग क्या किया गया, एक समितियों के माध्यम से बांटा गया कि आप किस समिति के माध्यम से कहाँ संविधान निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी करेंगे। यहाँ पर संघ शक्ति समिति बनाई गई, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति बनाई गई, उसके भी जवाहरलाल नेहरू।
राज्यों के बीच जो राज्य समिति थी उसके भी जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति यानी जो संचालन किया गया, अभी इसकी बहुत सारी कहानी बाकी है ना। संविधान सभा का जो माहौल है ये अभी आपको और डिस्कस करना है, अभी बहुत सारे पॉइंट इसके बाकी हैं। अभी ये ना समझे आप कि मैं कहाँ से कहाँ चला गया, है ना। पूरी इसकी कहानी में भी डेट टू डेट आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ से शुरुआत होती है। संविधान सभा की बात करें तो यहाँ से 6 दिसंबर से इसकी शुरुआत होती है 1946 से, और ये आपका 1952 तक इनका कार्यक्रम चलता रहेगा। प्रक्रिया नियम समिति, बहुत सारे प्रक्रिया नियम बने, उसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है ना। और संघ और संविधान, ये दोनों चीज़ों जवाहरलाल नेहरू हैं। ये आप समितियां हैं, कुछ देश के जो संविधान निर्माण हुआ, संविधान सभा बनी, उसमें कुछ महत्वपूर्ण समितियां बनी जिनके अध्यक्ष और उनके जो समितियों के नाम है ये। यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे प्रारूप समिति। देखिए ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, इस पे तो चाहे 100 स्टार लगा लीजिए, कभी आप क्या करेंगे, भूलेंगे नहीं। प्रारूप समिति ऐसी समिति है जो हर बार एग्जाम में आपके पूछी जाती है। डॉक्टर BR अम्बेडकर, बस आंख बंद करिए, प्रारूप बनाइए और डॉक्टर अम्बेडकर यानी ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रांतीय संविधान, जो हमारे प्रांतों का संविधान कैसा होगा, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फंडामेंटल राइट और अल्पसंख्यक यानी जो माइनॉरिटी के संबंधी बहुत सारी जो समस्याएं हैं, उसके लिए आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया। उप समिति, मूल अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स संविधान में जोड़े गए हैं, उसकी एक समिति थी, उसकी उप समिति थी, उसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे। अल्पसंख्यकों की एक समिति थी, उसके SC मुखर्जी। सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक समिति बनाएगी, S बद्रीचर। संविधान के कारण संबंधी JB मावलंकर। याद रखिएगा ये आपके क्या थे, लोकसभा के प्रथम गणेश वासुदेव मावलंकर, ये प्रथम क्या थे, अध्यक्ष थे। कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी। ये ओवरऑल महत्वपूर्ण आपकी ये जो क्या थी, कमेटियां थी, और ये कमेटियां आपकी क्या थी, ये संविधान निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण रूप से, यही धीरे धीरे क्या करेंगे, एक संविधान का एक महत्वपूर्ण ड्राफ्ट तैयार करेंगी। और उसके बाद आप लोग एक पॉइंट मैंने जो अभी आपको बताया था कि महिला सदस्यों की संख्या, इसका प्रश्न आप याद रख लीजिए। 15 हैं तो 15 से आप नाम याद रखिए, एग्जाम में कभी ऑप्शन में आपके पूछ सकता है कि कौन सी इसमें से शामिल नहीं है। मोस्टली नाम जो पूछा जाता है राजकुमारी अमृता कौर का, ये भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री हैं। सुचेता कृपलानी, इनका नाम आता है क्योंकि JB कृपलानी की पत्नी थी, और साथ ही साथ आप उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनती हैं। यहाँ पर देखें सरोजनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित, ये 4 नाम बहुत मोस्टली पूछे जाते हैं। सरोजनी नायडू आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की, और साथ ही साथ भारत की पहली महिला राज्यपाल बनती हैं। विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, और साथ ही साथ जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी जो जनरल असेंबली की पहली अध्यक्ष बनी थी भारत की तरफ से, विजय लक्ष्मी पंडित। ये 4 लोगों को नाम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। राजकुमारी अमृता कौर ये आपकी शामिल होती हैं किसमें, आपके स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था उसमें स्वास्थ्य मंत्री के रूप में। 4 लोगों के नाम याद रखिए। महिला सदस्यों की संख्या आपकी कितनी थी, 15 थी। बस इतना आप याद रखिएगा, 4 लोगों के नाम। सुचिता कृपलानी यूपी की पहली सीएम बनती हैं, ये गवर्नर बनती हैं, और ये आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNG, ये जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष भारत की तरफ से बनती हैं। ये पहली हेल्थ मिनिस्टर, है ना। बस 4 लोगों के नाम ज़्यादा याद रखिए, बाकी 15 जो नाम है वो आप पढ़ते रहिए, ये ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं। माउंटबेटन योजना मैंने आपको बता ही दी। अब हम लोग पढ़ लेते हैं सीक्वेंसली संविधान को। देखिए घुमा फिरा के हम लोगों को पहुंचना वही है जो मैं कहना चाहता हूं, जो आप समझना चाहते, लेकिन अरे विकास शर्मा जी, कभी टाइम तो कभी लेट। यहाँ पर बहुत सारी क्लासों का सिस्टम होता है, प्रवीण सर भी अपनी पेड क्लास पढ़ाते हैं, और उसके बाद मैं बहुत दूर से आता हूँ, तो आने जाने में कहीं जाम पड़ गया, कहीं रेलवे क्रॉसिंग, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। आप लोग भी कभी पढ़ने जाते होंगे कॉलेज की स्कूल, तो वहाँ भी आप लोग कभी टाइम से नहीं पहुँच पाते होंगे, है ना। होता है, अभी हम भी स्टूडेंट हैं आप लोगों की तरह, और आने जाने में टाइम थोड़ा बहुत लग जाता, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्लास तो आपकी रोज़ होती है ना।
देखिए यहाँ से अब संविधान सभा की स्थापना की बात शुरू करते हैं। फ्रांस यानी फ्रांस की प्रथा के अनुसार एक सिस्टम है फ्रांस में कि जो सबसे सीनियर लीडर होते हैं उनको क्या करना है, अपने जो सीनियर लीडर होते हैं उनको चेयर किया जाता है, उनकी अध्यक्षता के रूप में उनको स्वीकार किया जाता है। तो ये संविधान में हम लोग संविधान सभा की शुरुआत करते हैं 6 दिसंबर 1946 से। बहुत सारी डेट आने वाली हैं, एक एक डेट को आप लोग समझिएगा। इसकी स्थापना हुई यानी स्थापना की बात, यानी अब संविधान सभा की चर्चा जो कैबिनेट मिशन में हुई थी अब वो शुरू हो जाती है। 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक होती है संसद के सेंट्रल हॉल। उस समय संविधान सभागृह यानी आज का जो सेंट्रल हॉल है उसमें संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और उस पहली बैठक को संबोधित करने वाले व्यक्ति थे JB कृपलानी और इसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये बहुत पूछा जाता है, ये अस्थायी अध्यक्ष थे, याद रखिएगा अस्थायी अध्यक्ष, क्योंकि ये फ्रेंच की प्रथा के अनुसार ये सबसे सीनियर थे इसलिए इनको अध्यक्ष बनाया गया। पहली संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और JB कृपलानी ने उनको सब जो संविधान सभा के सदस्य सबको संबोधित करने के बाद सच्चिदानंद सिन्हा को एक अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन वो बने अस्थायी अध्यक्ष। क्यों? क्योंकि 2 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, 2 दिन बाद ये एक्सपायर हो जाते हैं ना, इनकी मृत्यु हो जाती है जिस वजह से इनको अस्थायी अध्यक्ष समझा गया, क्योंकि 2 दिन तो रहे ही। इसके बाद नेक्स्ट 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया और SC मुखर्जी को इनका अध्यक्ष की जगह बाद में जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष बनाया गया। यानी ये क्या हो गए आपके, ये अब स्थायी हो गए। अभी अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा जो आपके बिहार से आते हैं, याद रखिएगा ये प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा ये बिहार से बिलोंग करते हैं, साथ ही साथ आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भी जीरा देवी बिहार में इनका जन्म हुआ था, भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनेंगे ये लोग, आगे हम देखेंगे। तो इस प्रकार से अस्थायी, स्थायी और संविधान सभा की स्थापना, ये 3 डेट याद रखिएगा। 6 दिसंबर 1946 को स्थापना हुई, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक के साथ संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। बिल्कुल मेरा भी नाम राजेंद्र है ना, तो हम भी शायद लगता है उस जमाने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे होंगे, हो सकता है ना। लेकिन कौन जानता है इस पृथ्वी पर कब कौन लौट कर आता है, नाम है वो तो बहुत सारे लोगों के नाम है, मेरा भी उसी से नाम जुड़ा है तो मैंने बस ऐसे ही कह दिया, है ना। 22 जुलाई 1947 सबसे पहले ये याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को एक तिरंगा जो हमारा है नेशनल फ्लैग है उसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में, नेशनल फ्लैग के रूप में स्वीकार किया गया। ये डेट्स हैं संविधान सभा द्वारा जो महत्वपूर्ण चीजें की गई उसकी। फिर 15 अगस्त 1947 को फिर हम लोग क्या हुए, एकदम स्वतंत्र। लेकिन टेंशन कहाँ पर, ये आ गए। पहले तो चाह रहे थे सिर्फ फ्री हो हम लोग, स्वतंत्र हो जाएं, लेकिन फ्री ना होकर के फिर 2 हो गए, है ना। कुछ लोग चाहते हैं ना कि हम लोग फ्री हो जाएं, लेकिन ये इंडिया और पाकिस्तान से फिर क्या हुआ और फड्डा बढ़ गया और ज़्यादा लोग डेवलप हो गए, यानी ज़्यादा लोगों के साथ मांगे शुरू हुई और पाकिस्तान की मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का जो एक सपना था वो भी पूरा हो गया और भारत से पाकिस्तान अलग हो गया। ये घटना थी थोड़ी सी। अब आगे देखेंगे, इसी के साथ डेट्स वाइज सीक्वेंसली हैं ये आपकी। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्ट कमेटी बनी, याद रखिएगा ये है डेट, यहाँ पर हमको आना था ड्राफ्ट कमेटी, है ना। 29 अगस्त 1947 यानी देश आज़ाद होने के बाद आपका फिर बना क्या, संविधान में आपकी प्रारूप समिति, मसौदा समिति या प्रारूप समिति, है ना। डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके क्या हुए, अध्यक्ष बनाए गए और साथ ही साथ फिर आपके KM मुंशी यानी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी स्वामी कृष्ण अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, N माधवराव, TT कृष्णामाचारी, यानी ये जो सदस्य थे फिर इनके साथ इन लोगों को जोड़ा गया। ये जो समिति थी इसमें कितने लोग थे आप याद रखिएगा, 7 सदस्य थी। प्रश्न कभी पूछे कि आपके प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7, 6 लोग आपके ये सदस्य थे और 7 में जो थे वो आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके हेड थे। अब जो संविधान सभा में आपके जो एक सलाहकार के रूप में सदस्य नामित होते हैं उनका भी नाम आप याद रखिएगा, BN राव। BN राव संविधान सभा के सलाहकार घोषित होते हैं, BN राव, है ना।
संविधान सभा के सलाहकार BN राव को बनाया जाता है और ये दुनिया भर के बहुत सारे देशों का क्या करते हैं, संविधान का अध्ययन करते हैं। इसके बाद ये वाली चीजें 7 सदस्यीय ड्राफ्ट कमेटी 29 अगस्त इसकी डेट, डॉक्टर BR अम्बेडकर 6 सदस्यीय प्लस 1 सदस्य डॉक्टर BR अम्बेडकर। BN राव को संविधान सभा का सलाहकार बनाया गया। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, फिर आपका क्या होता है, 26 नवंबर 1949 संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया और उसकी कुछ धाराओं को लागू भी किया। आप लोगों को मैंने प्रस्तावना जब पढ़ाऊंगा उसमें लिखा रहेगा, है ना, PR पीपल ऑफ इंडिया, और उसी में आपका और बहुत सारी चीज़ों के साथ अंत में ये डेट मिलेगी आपकी 26 नवंबर 1949, यानी इस दिन हमारे देश का पूरा संविधान बन करके तैयार हो गया था। उसकी कुछ धाराएं भी बाद में लागू कर दी गई। इसमें देखिए ये जो सदस्य हैं ये ऐसा नहीं है कि आपके फिक्स हैं, बाद में कुछ सदस्यों की मृत्यु हुई इसमें तो उनके नाम बाद में ऐड हो गए, बट एग्जाम में इनके पूरे नाम नहीं पूछता। 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष, बस इतना याद रखिएगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक होती है जिसमें संविधान पर सभी सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर करके उसकी मान्यता दी, यानी ओवरऑल अब सब लोगों ने अपनी क्या की, अब उन्होंने क्या किया, सब लोगों ने मिलकर कि चलिए भाई अब बात खत्म होती है, संविधान बन चुका है, एक ऐसा टाइम आ गया कि अब हम लोग आज सब लोग साइन कर देते हैं और साथ ही साथ नेक्स्ट 1-2 दिन में हमारा संविधान यानी 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में हमारा संविधान लागू हो गया और इसी दिन हम लोग एक रिपब्लिक स्टेट, रिपब्लिक यानी गणतंत्रात्मक राज्य के रूप में हम लोग निकल के आते हैं। इसी दिन हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बच्चों वाले फैक्ट भी मैं अभी डिस्कस करूंगा जो छोटी छोटी चीजें एग्जाम में आपके आती हैं, है ना। यहाँ पर संविधान का जो वाचन है वो 3 रूप से हुआ, आप याद रखिएगा। 3 चरण संविधान के शुरू हुए या वाचन जिसको बोलते हैं, 3 चरण शुरू हुए, वाचन या चरण आप देख सकते हैं। यहाँ पर चरण अच्छा लगता है, यदि चरण लिख दिया होता मैंने, लेकिन कोई बात नहीं। 6 दिसंबर 1946 से एक दौर शुरू होता है और ये दौर जब शुरू होता है तो 14 अगस्त, याद रखिएगा जो लिखता जा रहा हूँ मैं, 1947 तक, यानी संविधान सभा के गठन से लेकर, ये गठन की फर्स्ट शुरुआत थी और देश के आज़ाद होने के एक दिन पहले एक पहला स्टेप था, ये पहले स्टेज में था। दूसरा आपका 15 अगस्त 1947 से आपका चलेगा 26 नवंबर 1949 तक। ये 15 अगस्त यानी अब हमारा देश आज़ाद हो गया और देश आज़ाद होने से बाद संविधान बनने तक ये दूसरा वाचन चलेगा, है ना। और लास्ट में आपका तीसरा जो चलेगा 26 नवंबर के बाद आएगा 27 नवंबर 1949 से 1952 तक, मार्च 1952 तक हमारे देश में बहुत सारे संविधान में परिवर्तन होते रहते हैं। ये 3 वाचन चलते हैं, याद रखिएगा। 3 चरण या वाचन जिसको बोलते हैं, है ना, 3 चरण। अरे भाई क्या बात है, यहाँ पर लिख देता हूँ 3 चरण, ये चरण है आपके और ये याद रखिएगा कभी एग्जाम में पूछे तो पहला आपका 6 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक चलता है, 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 तक चलता है, 27 नवंबर 1949 से मार्च 1952 तक ये आपके चलते हैं। और इस संविधान के जो वाचन की प्रक्रिया काफ़ी लंबी चलती है, 114 दिन के लगभग, है ना, 114 दिन के लगभग, कई बार सिस्टम के तहत ये वाचन होते हैं। 114 दिन खाली खाली आपका वाचन होता है संविधान, है ना, इतना बड़ा संविधान था। अब इसके कुछ फैक्ट देखें हम लोग। फैक्ट क्या, देखिए, बच्चों वाला प्रश्न, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ये लगा निर्माण में समय, ठीक। अब खर्च भी इसमें बहुत ज़्यादा हुआ था। आप लोगों में से कोई जानता है कि संविधान के निर्माण में कितना पैसा खर्च हुआ? आप बताइएगा संविधान निर्माण में कितने पैसे खर्च हुए, कोई आप लोगों में से बता सकता है? आंसर करिएगा आप लोग, कितना?
63,96,हजार आपका 729 रुपया। देखिए इतने रुपए खर्च हुए, 63,96,729 रुपए। ये प्रश्न एग्जाम में आपके कभी पूछ सकता है, ओवरऑल खर्च है ये, है ना, यानी निर्माण में खर्च। आप लोग थोड़ा सा क्या है ना, सोर्सेस के माध्यम से आंसर देते रहिए, जो लोग जानते हैं वो आंसर कर दिया करें, बहुत अच्छा लगता है। 63,96,96,729 यानी लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए उस समय। 64 लाख रुपए खर्च किया था हमने अपने देश के संविधान बनाने में। लगभग 3 वर्ष का समय लगा था, और ये जो बहुत सारी प्रक्रियाएं चालू हुई उसके माध्यम से फिर क्या हुआ, हमारा जो संविधान है एक बेसिक रूप में हम सबके बीच प्रस्तुत होता है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें डिस्कस हो गई। एक चीज आप लोगों ने अभी किसी ने याद नहीं दिलाया, है ना, और हमारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं कि अब क्या कहा जाए। यहाँ पर एक डेट आपकी मिस हो गई, याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव। याद आ जाता है JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। ये आगे जाके यही हमारे क्या है, संविधान की प्रीएम्बल बनेगी, यानी प्रस्तावना बनेगी। इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। फैक्ट याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, और उस फैक्ट को बाद में हम लोग समझेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को आपका आता है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको लाया जाता है। डेट बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में सभी की सभी डेट पूछी जाएंगी। मैं जितनी डेट यहाँ पर क्रीम लिखा हूँ आप लोगों के लिए, ये पूरी क्रीमिंग डेट है ना, जो एग्जाम में आपकी बहुत पूछी गई है। बिल्कुल। अब यहाँ पर आप, ये चीजें हो गई आपकी, ये निर्माण हो गया, ये खर्च हो गया। अब इसमें अब आप लोगों का क्या बचा है, देखिए अब हम लोग नेक्स्ट वे में पढ़ेंगे कल। याद रखिएगा, कल हम लोग पढ़ेंगे प्रीएम्बल, प्रस्तावना। यहाँ से हमारा संविधान शुरू हो जाएगा, और वो 395 आर्टिकल, पार्ट आपके 8, है ना, सॉरी पार्ट 8 नहीं, आपके पार्ट कितने, ये शेड्यूल है, पार्ट आपके 22 और शेड्यूल शेड्यूल आपकी 8, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। 395 अनुच्छेद हमारे संविधान जब बना, ओवरऑल 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तब थे। पार्ट हमारे संविधान में उस समय 22 थे, और अनुसूचियां यानी 8 थी। ये 3 फैक्ट आप याद रखिए, एग्जाम में आप लोग पढ़े होंगे सब लोग, इतना तो सब लोग जानते हैं, छोटी मोटी जानकारी है और जरूरी भी है जानना। इसको भी हम लोग अभी आर्टिकल पढ़ेंगे, पार्ट भी पढ़ेंगे, और शेड्यूल, पार्ट और शेड्यूल को एक दिन में पूरा डिस्कस करूंगा। और साथ ही साथ फिर संविधान के जो महत्वपूर्ण आर्टिकल यानी अनुच्छेद हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो कल की क्लास तो आपकी वैसे किसकी होगी, प्रस्तावना की नहीं होगी, याद रखिएगा। प्रस्तावना तो अब सैटरडे है कल, तो सैटरडे को आपकी अब क्लास होगी MCQ की, है ना, जिसमें 100 MCQ होंगे। याद रखिएगा, कल 100 MCQ की क्लास होने वाली है, ठीक। 100 MCQ की क्लास होने वाली है, और आप कल इस क्लास में 5 PM पर जरूर ज्वाइन करेंगे। 100 MCQ का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पूरा डीप में बताऊंगा, जो MCQ आपके आते जाएंगे, अभी तक जितने मैंने पढ़ाए हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। 100 MCQ इसके होंगे, यानी आप 100 MCQ का मतलब ये ना समझिए कि 100 प्रश्न, 50 प्रश्न प्लस 50 उसी का एक्सप्लेनेशन आपके, तो पूरे मिला के आपके 100 MCQ इसमें तैयार हो जाएंगे। आराम से आप लोग पढ़िएगा। और ये आपके संविधान की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। आज हम लोगों ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया पढ़ी, संविधान सभा बनी, कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन, बेबेल मिशन, शिमला समझौता, माउंटबेटन योजना, अंतरिम सरकार, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने क्या की, डिस्कस की। और ये भारत का संविधान का चित्र है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया है आपकी, ये देख लिया है आपने, बिल्कुल। अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ और भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप पूछिए मुझसे, फिर मैं इसके बाद आप लोगों से कुछ डिस्कस करूं। एक प्रश्न था, मेरे दिमाग में प्रश्न याद आ रहा है, मैं आप लोगों के साथ वो प्रश्न डिस्कस करूं।
1 मिनट आप लोग रहिएगा, क्लास में कोई जाएगा नहीं, है ना। हाँ हाँ, बाय वाले लोग तो बहुत जल्दी हैं, वो लोग सीधे क्या करते हैं, बाय कर देते हैं। पढ़ने के लिए स्टूडेंट हमारे देश में जितने ज़्यादा उत्सुक हैं, उससे जल्दी विद्यालय में आपने देखा होगा बच्चे क्या करते हैं, छुट्टी होते ही बोरिया बिस्तर हाथ में लिए रहते हैं। वैसे ही आप लोग इतने बड़े हो गए हैं और बस आप लोगों को लगता है कि बस भाग लिया जाए, है ना। एक प्रश्न है, बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता। इस प्रश्न का आंसर सब लोग दे देंगे। बुकर प्राइज 2022, फिर आप लोग जाइएगा। बुकर प्राइज 2022, देखिए मैं जो करंट अफेयर्स के जब भी क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, उस प्रश्न को आप लोग याद रखा करिए, है ना। आप लोग ऐसा ना हो भूल जाएं, तो प्रश्न को आप याद रखा करिए। प्रश्न क्या है आपका, किसी को आंसर पता है, बुकर प्राइज 2022 किसको मिला है। विकास शर्मा जी, अभी जो आपकी इन्वायरमेंट की क्लास मैंने शुरुआत से ली थी उसकी हम लोग डिस्कस करेंगे। संजय वर्मा जी आंसर करिएगा, आप बताइए बुकर प्राइज 2022 किसको मिला है। टॉम ऑफ सैंड, गीतांजलि श्री, ये हिंदी का है, यानी रेत समाधि नाम से इन्होंने एक अपना क्या किया था, उपन्यास लिखा था। याद रखिएगा, रेत समाधि नाम से एक उपन्यास था और इस उपन्यास को गीतांजलि श्री नाम की एक हिंदी की राइटर उन्होंने लिखा, और टॉम ऑफ सैंड जिसको 2022 का बुकर प्राइज प्राप्त हुआ है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, क्योंकि हिंदी में तो मिल नहीं सकता है आपका, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए रॉकबेल नाम से, डेजी रॉकबेल, याद रखिएगा रॉकबेल, डेजी रॉकबेल नाम से एक महिला है, यानी इन्होंने ट्रांसलेट किया है इसको इंग्लिश में, और बुकर प्राइज 2022 जीतने वाली एक हिंदी के ट्रांसलेट एकमात्र पहली उपन्यास है। गीतांजलि श्री द्वारा इसको लिखा गया है। इस प्रश्न को आप सब लोग याद रखिए, ये 2022 का कोई भी एग्जाम होगा उसमें करंट अफेयर्स का ये प्रश्न पक्का छपेगा आपका, है ना। रेत समाधि इसको हिंदी में बोलते हैं, टॉम ऑफ सैंड इंग्लिश में, बुकर प्राइज आपका 2021 के बाद अब जो 2022 में मिला वो टॉम ऑफ सैंड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और रेत समाधि हिंदी में। बस इतना याद रखिएगा, आपका ये प्रश्न एकदम कंफर्म हो जाएगा। और कल सैटरडे है और कल हम लोग पढ़ेंगे इसके अभी तक की जितनी क्लास पढ़ी उसके MCQ। चलिए कल मिलेंगे, और तब तक रखिए अपना ख्याल, है ना। लिटरेचर लवर्स के साथ जुड़े रहिए, और ऐसे ही हमारे जो क्लासेस के साथ साथ सफलता बैच चल रही है उसको आगे बढ़ाते चलिए। और जो लोग TGT PGT और LT की तैयारी करते हैं उनके लिए हमारे प्लेटफॉर्म पर पेड बैच स्टार्ट हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर कॉल या मैसेज के माध्यम से। TGT का नया बैच अभी बहुत जल्दी 2-4-5 दिन पहले लॉन्च हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बढ़िया से TGT और PGT की वैकेंसी भी आपकी आने वाली है, तो बिल्कुल तैयार रहिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। फिर मिलेंगे कल 5 PM पर, तब तक रखिए अपना ख्याल। बाय बाय एंड टेक केयर।